ये कहानी सच्ची घटना से प्रेरित है। इस कहानी के पात्र और स्थान का नाम बदल दिया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार के अंधविश्वास या काला जादू का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। इस कहानी के माध्यम से हम किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। कमजोर दिल वाले या बच्चे बूढ़े से ना सुने। हमने कहानी के पात्रों और स्थान के नाम बदल दिए हैं, जिससे कहानी सुनते वक्त किसी को कोई परेशानी ना हो। इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आपसे हमारा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। आज ऑफिस में बहुत काम था। रात को नए फ्लैट तक पहुंचने में काफी देर हो गई थी अभिषेक को। कल ही यहां शिफ्ट हुआ था वो। रोहन ने भी अभिषेक को यहां शिफ्ट करने में काफी मदद की थी। रात को यही रुका रहा और सवेरे दोनों साथ में ऑफिस गए थे। पूरी बिल्डिंग बिल्कुल शांत थी। झिंगुरों के अलावा कोई दूसरी आवाज नहीं थी। बिल्डिंग के बाहर लगे गेट को खोलकर अभिषेक ने ताला लगाया और लिफ्ट की ओर जाने को अभिषेक घूमा ही था जब देखा सामने सिक्योरिटी गार्ड मुस्कुराता हुआ खड़ा था और बीड़ी पीता हुआ बोला, चलिए साहब, चलते हैं, साथ आपके ऊपर तक छोड़ आते हैं। अभिषेक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, ऐसे मुस्कुराया जैसे वो कोई इंसान नहीं कीड़ा है, और जेब से 20 रुपए का नोट निकालकर उसके हाथों में देते हुए बोला, इसको रखो, फालतू में देर रात तक जागकर ऊपर तक जाओगे सिर्फ 20 रुपए के लिए। 6th फ्लोर तक ही तो जाना है। अभिषेक की बात सुनकर सिक्योरिटी गार्ड ने अभिषेक को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराकर 20 का नोट अपने शर्ट की जेब में रखते हुए बोला, आपकी भलाई के लिए बोल रहा था साहब, जाइए आराम से, कोई बात नहीं। अभिषेक हल्का सा हंसा और फिर लिफ्ट में चढ़ा और 6th फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट भी धीमी धीमी रफ्तार से ऊपर तक गई। अभिषेक लिफ्ट से उतरा और लिफ्ट का दरवाजा बंद करके जेब से चाबी निकालते हुए अपने फ्लैट का दरवाजा खोलने के लिए बढ़ा ही था जब उसने देखा कि 7th फ्लोर की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर कुछ काले बाल और कुछ चांदी के धागों जैसे चमकीले सफेद बाल नजर आ रहे थे। तकरीबन 60 से 65 के बीच की उम्र रही होगी उनकी। एक औरत थी। इतनी रात को यहां क्या कर रही है? यही सोचकर उसने पूछा, आप यहां क्यों बैठी हैं? किसके घर जाना है आपको? वो बुढ़िया मानो इंसान नहीं पत्थर थी। पूरी बात सुनने के बाद भी जरा सा भी कोई भाव नहीं दिया, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। अभिषेक को लगा कि वह ऊंचा सुनती होगी, शायद इसी वजह से नहीं सुन पाई। एक बार फिर तेज आवाज में अभिषेक ने उनसे पूछा, अरे कहां जाना है आपको? किसके घर से हैं आप? यह सुनकर बुढ़िया ने अभिषेक की तरफ देखा और रूम नंबर 86 की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहीं तो रहती हूं मैं तुम्हारे साथ। अभिषेक ने रूम नंबर 86 की तरफ देखा। रूम नंबर 86 अभिषेक का ही कमरा था। उसने फिर बुढ़िया का इशारा देखा और फिर अपना कमरा देखा और बोला, आपको शायद गलतफहमी हो रही है, ये कमरा मेरा है। आपका रूम नंबर 85 होगा या 87 होगा। रूम नंबर 86 तो मेरा है, कल ही तो यहां शिफ्ट हुआ हूं, रेंट दिया है मैंने इसका। ये सुनकर वह बुढ़िया जोर से हंसने लगी जैसे अभिषेक ने कोई मजाक किया हो। अभिषेक ने उसे अनदेखा करते हुए अपने फ्लैट का दरवाजा खोला और फिर अंदर से बंद कर दिया। ऑफिस की थकान की वजह से अभिषेक काफी थक गया था। थकान को दूर करने के लिए उसने सबसे पहले शावर लिया और खाना बनाने से पहले एक बार दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ा। वह देखना चाहता था कि क्या वह बुढ़िया अभी भी वहां बैठी है। वह दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था और बिना दरवाजा खोले अभिषेक ने डोर व्यूअर से उस बुढ़िया को देखा। उस बुढ़िया को देखकर उसकी सांसें रुक गईं, मानो उसकी नसों में सांप रेंग रहे हों। वह बुढ़िया अब वहां सिर्फ बैठी हुई नहीं थी, बल्कि अभिषेक को घूर रही थी, जैसे मानो उसे पता था कि अभिषेक उसे देखने आएगा। अभिषेक आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रहा था और अब तक उसने एक चीज पर गौर किया कि उस बुढ़िया ने अभी तक पलकें नहीं झपकाई थीं। एक नजर से वह दरवाजे को देख रही थी और फिर उस बुढ़िया ने इशारा करते हुए अभिषेक को पीछे घूमने को कहा, मानो कह रही हो कि अभिषेक के पीछे कुछ ऐसी चीज थी जो वह उसे दिखाना चाहती थी। अभिषेक घबराकर 2 कदम पीछे हटा और तुरंत उल्टा घूमा।
अभिषेक के पीछे घूमते ही उसके रूम का दरवाजा हल्का सा खुला। घबराते हुए वह अपने रूम की तरफ बढ़ा और रूम के दरवाजे को पूरा खोलकर देखा। अब सिर्फ उसकी नसों में नहीं बल्कि पूरे बदन में सांप लौट रहे थे। उसके सामने चेयर पर वही बुढ़िया बैठी थी जो सीढ़ियों पर दिखाई दी थी। अब अभिषेक को एक बात तो पता चल गई थी कि वो बूढ़ी औरत कोई इंसान तो बिल्कुल नहीं है। फौरन वहां से उल्टे पांव भागा और नीचे गार्ड के पास पहुंचा। नीचे खड़ा सिक्योरिटी गार्ड रतन अभिषेक को देखकर ही सारी बात समझ गया। खैनी पीटता हुआ रतन बोला, अरे साहब, हमने तो पहले ही कहा था, आप ही नहीं माने थे। चलिए देखते हैं। रतन ऐसे दिखा रहा था जैसे ये सब तो आम बात है। उस बिल्डिंग में कोई भूत नहीं बल्कि बकरी का बच्चा घुस आया है। उसे अभी पकड़ेगा और घर के बाहर छोड़ आएगा। रतन की बहादुरी देखकर अभिषेक में भी थोड़ी हिम्मत आई। अभिषेक उसके पीछे पीछे जा रहा था। लिफ्ट में पहुंचकर रतन ने 6th फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट फिर धीरे धीरे ऊपर जा रही थी। 6th फ्लोर पर पहुंचने के बाद रतन ने खैनी थूका और बोला, देखिए साहब, जब तक मैं यहाँ हूँ घबराइएगा मत। चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ से हिलिएगा मत। चाहे अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आए या अपने आप को बचाने के लिए आपको मैं अंदर बुलाऊं, तो अंदर मत आइएगा। जब तक मैं आपको खुद फ्लैट से बाहर आकर अंदर आने को ना बोलूं, तब तक अंदर मत आइएगा। अभिषेक ने भी सिक्योरिटी गार्ड की बातों में हामी भर दी और बाहर रुकने के लिए तैयार हो गया। सिक्योरिटी गार्ड कमरे के अंदर गया। उसके कमरे के अंदर जाने के कुछ देर बाद ही कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। थोड़ी देर में कमरे के अंदर से एक बुढ़िया और रतन की चिल्लाने की आवाज आने लगी, मानो रतन मदद मांग रहा हो। यह सुनकर एक पल के लिए अभिषेक घबरा गया, मगर दूसरे ही पल उसे रतन की कही बात याद आई। चाहे अंदर से चिल्लाने की आवाज आए या अपने आप को बचाने के लिए मैं आपको अंदर बुलाऊं, आप अंदर मत आइएगा। वह अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला और वहीं खड़े होकर रतन के बाहर आने का इंतजार करने लगा। धीरे धीरे समय बीत रहा था, मगर रतन बाहर नहीं आया। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट होने के बाद उससे बाहर इंतजार नहीं हो रहा था। उसने बिना कुछ सोचे समझे फौरन फ्लैट का दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। फ्लैट के अंदर उसने फ्लैट की पूरी छानबीन की, मगर कहीं रतन का नामो निशान नहीं था। कहाँ गया रतन? आसमान खा गया या जमीन निगल गई? बोल के तो बहादुरी में गया था कि मैं खुद बाहर आऊंगा, या फिर वो बुढ़िया उसे, हे भगवान, कहां फंसा दिया मैंने उस गरीब आदमी को। ये कहते हुए अभिषेक अपने कमरे के बिस्तर पर बैठा ही था कि तभी उसके पैरों के नीचे से रतन लुढ़कता हुआ बाहर आया और चिल्लाता हुआ भागा। वह रफ्तार में मानो उड़ते हुए भाग रहा था। वह लिफ्ट से नहीं, सीढ़ियों से नीचे जा रहा था। अभिषेक भी रतन के पीछे पीछे चिल्लाते हुए भागा, रतन, रतन, रुको। रतन कुछ भी नहीं सुन रहा था, वह बस भागे जा रहा था। तभी अचानक अभिषेक को लगा कि वह भागने वाला रतन नहीं, बुढ़िया है। अभिषेक को रतन में बुढ़िया दिखाई दे रही थी। अभिषेक फिर भी न रुका, वह उसके पीछे भागता गया। अभिषेक को लगा ये सब उसके मन का वहम होगा, मगर आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर वह बुढ़िया वहीं रुक गई। हाँ, अब वह बुढ़िया दिखाई दे रही थी। रतन पहले माले की सीढ़ी पर रुक गया। वह बुढ़िया पलटी और गुस्से की निगाहों से अभिषेक को देखने लगी और फिर एकदम से चिल्लाने लगी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। चिल्लाते चिल्लाते एकदम से वह बुढ़िया हवा में गायब हो गई। यह सब देखकर अभिषेक वहीं पे बेहोश हो गया। जब आंखें खुलीं तो सुबह हो रही थी और अभिषेक अपने बेडरूम में था। उसे लगा कि यह सपना है। कल रात जो भी हुआ शायद एक सपना था, मगर अभी भी अभिषेक को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सपना है। उसका दिल बार बार चीखकर कह रहा था यह सब सच में हुआ था। सच का पता लगाने के लिए अभिषेक और पीछे गया सिक्योरिटी गार्ड रतन के पास और पूछा, सुनो रतन, कल रात यहां पर तुम थे ना? तुम्हारी ड्यूटी थी ना? ये सुनकर रतन हंसते हुए बोला, क्या बात कर रहे हैं साहब, रात में इस बिल्डिंग में किसी की भी ड्यूटी नहीं होती। रतन की इस बात ने अभिषेक को और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया था। अभिषेक ने रतन को कुछ पैसे दिए और नाश्ते में कुछ लाने के लिए भेज दिया। रतन के बाहर जाते ही फौरन सिक्योरिटी रूम में गया और जाकर कैमरा चेक किया, क्योंकि यही एक आखिरी रास्ता था सच पता लगाने के लिए।
सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद अभिषेक के तो होश ही उड़ गए। एक बार फिर घबराहट के मारे बेहोशी सी छाने लगी, क्योंकि फुटेज में अभिषेक को साफ साफ दिखाई दिया कि अभिषेक ऑफिस से देर से आया, ऊपर गया, हवा में बातें की और फिर सीढ़ियों पर अकेला दौड़ता दिखाई दिया और फिर बेहोश होकर गिरा। लेकिन घर कैसे पहुंचा ये वीडियो फुटेज में नहीं दिखा। अभिषेक ने सोचा अब ऐसी मुसीबत से वो लड़े भी तो कैसे। इंटरनेट पर देखा तो गोस्टबस्टर्स टीम यानी ऐसी दिक्कतों को संभालने वाली टीम का पता चला। उनसे बात की तो रात को ऑफिस से लौटने का वक्त 11 बजे का समय तय हुआ। वो टाइम पर ही आए और उन्होंने आकर अपने कैमरे, इंफ्रारेड लाइट, सोडियम वेपर बल्ब्स, टेम्परेचर मोशन वगैरह लगाए और फिर शुरू हुआ इंतजार। अभिषेक के आते ही गोस्टबस्टर्स टीम ने उससे साफ साफ कह दिया कि पूरा बिल्डिंग मोशन सेंसर से लैस है, हो सकता है कि इनके रहते वो जल्दी सामने न आए। लेकिन तभी सभी को लगा जैसे अभी अभी सारे बल्ब फट जाएंगे, जैसे अब आगे पता नहीं क्या होगा। लेकिन ठीक उसी वक्त सब कुछ एक झटके में शांत हो गया। ऑडियो रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग प्ले की तो एक आवाज उन्हें साफ साफ सुनाई दी, 3 बजे से पहले तुम सब यहाँ से चले जाओ, वरना वो तुम सबको मार देगा। ये सुनकर अभिषेक की तो जान गले में ही सूख गई। लेकिन गोस्टबस्टर्स टीम को यह पता था कि ऐसे हालात में क्या करना है। उन्होंने अभिषेक को समझाकर कहा कि वो परेशान बिल्कुल ना हो, उन्होंने ऐसे कई केस सॉल्व किए हैं, वो सब कुछ संभाल लेंगे। शायद उनकी यह बात या उनका अपने ऊपर घमंड किसी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनकी बात खत्म होते ही तुरंत एक बार फिर से ऐसा लगा जैसे सब कुछ फट जाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ चीख चीख के उनसे यहां से चले जाने की भीख मांग रहा हो। अभिषेक बार बार कहता रहा, लेकिन गोस्टबस्टर्स की टीम यह मानने को तैयार ही नहीं थी। तभी अचानक एक साथ उनका ध्यान कैमरे की ओर गया। चमकते फ्लैश के साथ अंधेरे में उसी औरत की तस्वीर क्लिक हो रही थी। सभी को घबराहट हुई। निकलने को पलटे ही थे कि उस औरत की आवाज गूंजी। उस औरत ने बताया कि इस बिल्डिंग में हर जगह उसने अधूरे काम या अधूरी चाहत वाली आत्माएं देखी हैं और इस बिल्डिंग में जितने भी लोग दिखाई दिए थे उनमें से कोई भी जिंदा नहीं था और उन सबको मारने वाला कोई और नहीं, रतन था। उस औरत यानी उषा मल्होत्रा, जो कि एक बूढ़ी औरत थी, के गहनों को लूटने के लालच में रतन ने उन्हें मारकर उसी फ्लैट में सड़ने के लिए छोड़ दिया था। अमेरिका से बेटा मां को लेने आने वाला था, लेकिन रतन सब कुछ बेचकर यानी उस बूढ़ी औरत के गहने और अलमारी में रखे पैसे लेकर भागा नहीं था। सबको छुपाकर वहीं रह रहा था, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसके 2 दिन बाद ही रतन पागलों की तरह बिल्डिंग से बाहर भागा, जैसे कोई उसके पीछे था। उसके बाद एक एक कर पूरी बिल्डिंग में कोई नहीं बचा। ये सारी बातें बताने के बाद औरत ने एक बात और कही, 3 बजे से पहले वो आने वाला है। नजर घड़ी की तरफ गई तो देखा 2:58 हुए थे। वहां से अभिषेक के साथ सबने दौड़ लगाई। मेन गेट का दरवाजा खोलने ही वाले थे कि खैनी पीसकर होंठों में दबाए मुस्कुराते हुए रतन की आवाज पीछे से आई, कहाँ चल दिए सब लोग? 3 बज गए, चलिए ऊपर छोड़ दो। कहते हैं मौत और जिंदगी को खरीदा नहीं जाता, फिर भी जब मौत आती है तो आपको ऐसे बिल्डिंग में फ्लैट किराए पर लेने की जरूरत नहीं पड़ती, मौत आपको ढूंढ ही लेती है। मैं हूं अमित और आप सुन रहे थे अनकही। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ।